पीएम मोदी के मासिक रेडियो संबोधन वाले मन की बात 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात एट 100 पर दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस दौरान जहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, वहीं कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित कर बुलाया गया था। कार्यक्रम में एक पल ऐसा आया जो सबके लिए यादगार बन गया। क्या था वो पल, आइए देखते हैं। पीएम मोदी के 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात @100 पर दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस दौरान जहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, वहीं कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित कर बुलाया गया था। कार्यक्रम में एक पल ऐसा आया जो सबके लिए यादगार बन गया। असल में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बता दें, कार्यक्रम में 100 विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पूनम देवी भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। यहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गौरतलब है, पीएम मोदी ने अपने मन की बात के एक एपिसोड में पूनम देवी का नाम लिया था। वह एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी है, जो बेकार केले के तने से विभिन्न उत्पाद बनाती है। हालांकि मन की बात कार्यक्रम के जश्न के दौरान एक नए सदस्य के घर आने की परिवार में खुशी है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति, जन आंदोलन और भारत की संस्कृति और परंपरा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इस चुनाव के 2 प्रमुख दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो एकदम अलग है। दोनों पार्टियों में से किसी भी कोई गलती उनके लिए सांप और सीढ़ी का खेल बन सकती है। कर्नाटक में कुर्सी की दौड़ में बीजेपी या कांग्रेस कौन निकलेगा आगे, आइए देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इस चुनाव के 2 प्रमुख दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो एकदम अलग हैं। ऑपरेशन कमल के जरिए जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराए जाने के 1 साल बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में आई थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि सरकार का बचाव कैसे किया जाए। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। उसका विश्वास इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस में दावेदारों और बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पार्टी ओपिनियन पोल को ज्यादा महत्व दे रही है। उनका नजरिया तब शायद संतुलित हो जाएगा जब पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर देंगे। जेडीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतने सालों में वह कर्नाटक के उत्तरी जिलों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। चुनाव के तीसरे दावेदार जनता दल सेक्युलर भाजपा और कांग्रेस में से किसी के लड़खड़ाने का इंतजार कर रही है, ताकि वह किंग न सही किंग मेकर तो बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 27 अप्रैल को भाजपा की एक सभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। अब इसके पर सियासत गरमाई है। कहां हुई फरियाद, कांग्रेस में विषकन्या, पागल और अब रावण का नाम, आइए देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के बीजेपी के जनाक्रोश रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत की तुलना राजनीति के रावण से कर दी। वहीं सीएम गहलोत ने इस पर जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि बीजेपी वाले कर्नाटक में बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। यह बौखलाहट वाली भाषा बोल रहे हैं। शेखावत ने मुझे रावण बताया है। जनता को तय करना है कि मैं रावण हूं या प्रथम जनसेवक। जिस तरह से शेखावत मंत्री बोले हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि 2-2.5 लाख लोगों को लूट लिया है उन्होंने, और उनके दोस्तों ने एक साथ मिलकर कई कंपनियां बनाई, ब्याज का लालच देकर 2.5 लाख लोगों को लूट लिया। मेरे पास वो लोग थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बूढ़े बूढ़े लोग थे, किसी के 25 लाख, किसी के 50 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत के सभी दोस्त जेल में बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। इस पद पर तुम बैठे हुए हो, अब बता दीजिए कि वह खुद एसओजी का मुस्लिम बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करेंगे पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव निकाय चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार, सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। देखते इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर बड़ा बयान दिया है।
यूपी नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव के अभी तक प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, हम लोग अखिलेश यादव के विचारों को लेकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के नेता अखिलेश यादव के विचारों और उनके सिद्धांतों को हर शहर, हर गांव और हर गलियों में बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें सपा ही जीतेगी। बीजेपी के नेता इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बहुत बड़ा चुनाव है। सपा के पक्ष में जो उत्साह है उससे साबित होता है अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, बीजेपी केंद्र और यूपी में घोषणा पत्र जारी करती रहती है, लेकिन वह सारे झूठे रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कुटीर उद्योग समेत सभी मुद्दों पर किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पंजाब के ग्यासपुरा में जहरीली गैस लीक होने से 11 की मौत, 10 घायल। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। इस मामले में क्या हो रही है जांच, आइए देखते हैं। पंजाब में लुधियाना में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ग्यासपुरा इलाके में जहरीली गैस लीक होने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाकों को सील कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। लुधियाना वेस्ट की SDM स्वाति ने बताया कि निश्चित रूप से यह एक गैस रिसाव का मामला है। NDRF की टीम लोगों को निकालने के लिए मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान चलाएगी। इस क्षेत्र को सील किया जा रहा है। स्पॉट पर NDRF की टीम को बुलाया गया है और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लुधियाना के ग्यासपुरा में हुई गैस रिसाव की इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संज्ञान लिया है। CM मान ने ट्वीट करते हुए कहा, लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना बेहद दुखद है। पुलिस, सरकार और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। हर संभव मदद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है कि देर रात तक अदालतें लगती हैं, फैसले आते हैं, फैसले पलटते हैं या फैसलों पर रोक लगती है। ऐसा ही एक मौका 28 अप्रैल को आया। सुप्रीम कोर्ट में रात के 8 बजे सुनवाई हुई और कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी गई। क्या ममता बनर्जी ने विरोधी जज को सुनवाई से हटा दिया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित सुनवाई से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को हटाने का आदेश दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक टीवी इंटरव्यू में ममता बनर्जी के खिलाफ बात की। इसके खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भेजने का आदेश किया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और प्रस्तुत किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गंगोपाध्याय उन्हें पसंद नहीं करते हैं। पिछले साल सितंबर में दिए निजी इंटरव्यू में उन्होंने मेरे खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के उन जजों पर भी टिप्पणी की जो खुली अदालत में मामलों की सुनवाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कम है और वे जो चाहे कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक पैटर्न बन गया है। कोई भी बड़ा व्यक्ति या तंत्र जो इसके खिलाफ फैसला करता है उसे हटा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को अपने द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले पर साक्षात्कार देने की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन समस्या साक्षात्कार देने में है या विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी करने में। जज के टीवी इंटरव्यू से सुप्रीम कोर्ट नाराज, छीना मुकदमा। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मामला पश्चिम बंगाल के मशहूर शिक्षा घोटाले से संबंधित है, जिसमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, कई नेताओं और राज्य सरकार के कई अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य पदों पर लोगों को नौकरियां दी। इस मामले में CBI और ED जांच कर रही है और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी समेत कई लोग जेल में है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्हीं के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई थी। सितंबर 2022 में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निजी चैनल को एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का एक घड़ा BJP से मिला हुआ है।
यह कहने के लिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को 3 महीने की जेल की सजा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मालूम है कि इस साक्षात्कार पर विवाद होगा, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट के अनुकूल है, जिसमें यह कहा गया है कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन उन्हें न्याय के दायरे में ही बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जजों को उनके सामने लंबित मामलों को लेकर मीडिया को साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा लिखित प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट अब यह मामला किसी भी दूसरे जज को सौंप दे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूरोप आने वाले शरणार्थी ब्रिटेन पहुंचने का सपना देखते हैं। हालांकि बीते सालों में ब्रिटेन प्रवासन और शरण के कानूनों को सख्त बना रहा है। अब उसने अवैध तरीके से देश में घुसने वालों को खांडा भेजने की तैयारी कर ली है। इसमें कितने हैं भारतीय, क्या स्थिति बनी हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन की सरहद के भीतर अवैध तरीके से प्रवेश रोकने से जुड़ा विवादास्पद बिल संसद के निचले सदन में पास हो गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने 230 के मुकाबले 289 वोट से अवैध प्रवासी बिल पर मुहर लगाई। अब इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चा होगी, जहां बिल के प्रावधानों पर कड़ी बहस और बदलाव होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासियों में अब भारतीय तीसरे नंबर पर है, जिसका संबंध छात्रों से है। रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2023 में 250 भारतीय छोटी नावों पर सवार होकर ब्रिटेन पहुंचे, जबकि जनवरी से सितंबर 2022 के बीच यह आंकड़ा 233 रहा। बताया गया कि सर्बिया की वीजा मुक्त प्रवेश नीति की वजह से भारतीयों के लिए यूरोप का रास्ता खुल गया था, जिसे अब बंद किया गया है। गैर कानूनी तरीकों, खासकर छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन आने वाले लोगों के लिए देश के दरवाजे बंद करने की दिशा में यह बिल अहम स्थान रखता है। 2022 में छोटी नावों के जरिए प्रवेश करने वालों में अल्बानिया और अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस रास्ते से ब्रिटेन पहुंचने वालों में भारतीयों की संख्या भी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। माना जा रहा था कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध से यूरोपीय संघ समेत पूरे यूरोप में सप्लाई की किल्लत पैदा हो सकती है। यूरोपीय बाजार में रूस का तेल अब भारत के जरिए पहुंच रहा है। यूरोप को भारत के जरिए मिल रहा रूस का सस्ता तेल किसे फायदा पहुंचा रहा है, आइए देखते हैं। रूस का कच्चा तेल सीधे यूरोप तक न पहुंचने की वजह से वहां की तेल रिफाइनिंग कंपनियों के सामने उत्पादन की समस्या पैदा हो गई है। लेकिन भारत की प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरियों ने इसे यूरोप की सप्लाई में गैप को भरने के अच्छे मौके के तौर पर देखा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग देश में शामिल है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों की ओर से सप्लाई में हुई बढ़ोतरी से यूरोपीय बाजार में तेल का संकट बेकाबू नहीं हुआ है, जबकि पहले इसकी काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही थी। भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देशों में शामिल है, लेकिन भारत की रिफाइनरी क्षमता इसकी घरेलू मांग से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि अतिरिक्त सप्लाई तेजी से यूरोपीय बाजार की ओर से मुड़ गई है। इससे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों रिलायंस और रूसी एनर्जी ग्रुप रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली कंपनी नायरा को अच्छा फायदा मिल रहा है। भले ही यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेलों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत के जरिए ये खूब तेल खरीदा जा रहा है। ये भी दिलचस्प है कि यूरोपीय देशों ने रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदने के भारत के कदम पर नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह भीड़ का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद उनको जैसे तैसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने बचाकर बाहर निकाला। कहां फैंस की भारी भीड़ ने घेर लिया। किस फिल्म की शूटिंग से लौटे थे किंग खान? हाल बॉलीवुड में खबर है कि शाहरुख खान भी फैंस की भीड़ का शिकार हो गए। जैसे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनके चाहने वालों ने बुरी तरह घेर लिया। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें सिक्योरिटी बीच बचाव करते हुए बाहर निकालते दिखाई दे रही है। दरअसल शाहरुख खान हाल ही में तापसी पन्नू स्टारर अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी के लिए कश्मीर में शूट कर रहे थे। वहीं से वो वापस आ रहे थे कि एयरपोर्ट पर फैंस द्वारा उनको खींचे जाने और धक्का दिए जाने का एक छोटा सा वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया,
कई लोग अपने मोबाइल फोन पर उस पल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते नजर आए क्योंकि एक्टर के सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ से बचा रहे थे। शुक्रवार 28 अप्रैल की शाम शाहरुख को कश्मीर की शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया। वह उसी गेटअप में थे जैसा कि श्रीनगर हवाई अड्डे से वीडियो में दिखाया गया है। उन्होंने ब्लैक पैंट, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट कैरी किया हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंचने पर शाहरुख ने जल्दी से अपनी गाड़ी ली। उन्होंने गेट के बाहर उनका इंतजार कर रहे पपराजी को पोज भी नहीं दिया। वह बस आए, बैठे और निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वम 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। पहले दिन इस फिल्म ने संतोषजनक परफॉर्म किया, मगर हिंदी में PS2 के आंकड़े निराशाजनक रहे। हालांकि ये फिल्म मूल रूप से तमिल भाषा में ही बनी है। देखिए पोन्नियिन सेल्वम 2 का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 2 रिलीज हुई। इसका पहला भाग सितंबर 2022 में रिलीज हुआ था। अब मेकर्स ने PS2 को करीब 3200 स्क्रीन पर रिलीज किया है। इस फिल्म के लिए एक चुनौती भी है, मगर पोन्नियिन सेल्वन 2 के ओपनिंग आंकड़े मेकर्स को राहत देते हैं। वहीं हिंदी बाजार के आंकड़े टेंशन में भी ला खड़े करते हैं। चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि पोन्नियिन सेल्वन 2 का पहला दिन कलेक्शन कैसा रहा, किस भाषा में इस फिल्म को ज्यादा प्यार मिला और कहां पर यह फिल्म कमाई करने से चूक गई। ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, क्रांति, तृषा कृष्णन, जयम रवि, शोभिता और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कई स्टार से सजी ए पोन्नियिन सेल्वन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करीब 31 करोड़ रुपए के साथ खाता खोला। यह आंकड़ा कुछ हालिया फिल्मों के हिसाब से राहत भरा है, मगर हिंदी में PS2 की कमाई निराश करने वाली रही। हिंदी के कारोबार को देखा ऐसा लगता है कि हिंदी ऑडियंस इसमें रुचि नहीं दिखा रही है। चोल राजवंश के शासन काल पर आधारित पोन्नियिन सेल्वन 1 ने ओपनिंग डे पर देश भर में 44.04 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पार्ट 1 की तुलना में पार्ट 2 की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण जल्द ही लगने वाला है। जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का भारत पर क्या प्रभाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगेगा। यह चंद्र ग्रहण 5 मई की रात में 8:46 से शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 1:02 पर समाप्त होगा। 5 मई को लगने वाला यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे 15 मिनट की अवधि का होगा। यह चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वीय यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक का काल भी नहीं माना जाएगा। सूतक काल न लगने की वजह से यहाँ पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगेगी। चंद्र ग्रहण के दौरान भी सारे शुभ कार्य किए जा सकेंगे। इस दिन मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार ग्रहण राहु केतु के कारण लगता है। इस घटना में दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा को शापित करते हैं। ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का हर पक्ष प्रभावित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।